नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर पुण्य लाइव क्लासेस में। मैं सूरज कुमार झा आपके बीच लेकर आया हूं 12वीं कक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति इसलिए क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो सर्वप्रथम हम सूर्य को देखते हैं और वह सूर्य अपने रूप रंग को किस प्रकार बदलता है, किस तरह से अपनी छवि को बदलता है, उसी का वर्णन आज हम लोग इस कविता में पढ़ेंगे। और इसलिए इस कविता को हम नाम देते हैं उषा का जादू। उषा अर्थात वह समय जिस समय सूर्य उदित हो रहा होता है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपसे एक प्रश्न है कि सूर्य उदित होने के समय को उषा काल जरूर कहते हैं, लेकिन जिस समय सूर्यास्त हो रहा होता है अर्थात वो बीच का समय सूर्य डूब रहा होता है, अंधेरा छाने लगता है, उस समय को क्या कहते हैं, ये प्रश्न रहेगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि अच्छा उषा का जादू है क्या, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि उषा का जादू के रचनाकार कौन हैं। जी हाँ, थोड़ा सा रचनाकार परिचय को हम लोग जानते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग सर्वविदित हैं कि इस तरह के प्रश्न हमारे परीक्षाओं में आते ही हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ आए या फिर इस प्रकार लिख दिया जाए कि शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो इस तरह से चीजें रहती हैं। आप यदि इसे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसे समझ पाएंगे। रचनाकार परिचय में शमशेर बहादुर सिंह की रचना है ये उषा। अब इनका जन्म कब हुआ, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म हुआ 13 जनवरी 1911। कब हुआ? 13 जनवरी 1911 को। 13 जनवरी 1911 लिख लीजिए कहीं। कहाँ? तो देहरादून उत्तराखंड में। निधन हुआ 12 मई 1993 को। कहाँ? तो अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था इनका जन्म। और जन्म हुआ था देहरादून उत्तराखंड में और ये निधन हुआ अहमदाबाद गुजरात में। माता का नाम प्रभुदेई और पिता का नाम तारीफ सिंह। ये ध्यान रखिएगा, माता पिता जरूर पूछे जाते हैं परीक्षा में। जन्म, मृत्यु, माता पिता। अब एक अन्य नाम यहाँ जुड़ा है पत्नी का। ये इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी धर्म देवी थी, जिसे हम लोग अर्धांगिनी कहते हैं, है ना, अंग्रेजी में वाइफ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी धर्म देवी थी। अब इनकी वृत्ति के रूप में, वृत्ति का मतलब होता है कि जीवन निर्वाह के लिए वो क्या काम कर रहे थे, कार्य उनका क्या था। तो कोई नौकरी नहीं थी। इन्होंने रूपाव, कहानी, माया, नया साहित्य एवं नया पाठ एवं मनोहर कहानियां का संपादन किया। संपादक थे और इन सभी चीजों को ये संपादन से जुड़े रहे, उन्हीं से इनका जीवन निर्वाह हुआ था। अब ये जो कवि है, ये कवि एक तरह से कहा जाता है प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद का मतलब है कि ऐसा समय जब हम लोग नई नई चीजों को देखते हैं, नई चीजों में लाते हैं। अब इनकी कुछ कृतियां हैं। क्या कृतियां? कौन सी कृतियां थी? इनकी कृतियां हैं दूसरा सप्तक। आपको ज्ञात होगा, एक नाम आपने जरूर सुना होगा 10वीं कक्षा में, अज्ञे को आपने पढ़ा होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को। उन्होंने तार सप्तक शुरू की थी, प्रारंभ किया था, और धीरे धीरे इसमें सब में, और सप्तक का मतलब होता है 7, और सभी सप्तक में 7 कवियों का मिलन है। तार सप्तक के बाद आया दूसरा सप्तक, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये 4 सप्तक आए और चारों सप्तक तक अज्ञे और कई रचनाकार इनसे जुड़े। तो इनका शमशेर बहादुर सिंह, यदि प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक से संबंधित हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा लिखा रहेगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? दूसरा सप्तक। क्या लिखा हुआ है? दूसरा सप्तक, जो कि 1951 में, 1951 में, 51 में दूसरा सप्तक हुआ और उनमें इन्होंने अपनी रचनाओं को रखा। इसके अलावे कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने अपने
इतने पास अपने उदिता और अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी काल तुझसे होर है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं सुकून की तलाश। यह इनकी गजल थी और इन्होंने इसके अलावा कई चीजें लिखी। इनमें से एकमात्र कहानी, देखिए ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि एकमात्र है। एकमात्र का मतलब अकेला, इकलौता। इकलौता कहानी संग्रह इनका है क्या? प्लॉट का मोर्चा। क्या नाम है? प्लॉट का मोर्चा। ध्यान रखिएगा, ये कृतियों को याद रखिएगा। अब वर्ष भी मैंने लिख दिया है, यदि आप चाहें तो इसे एक तरह से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, या घर में देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लें, क्योंकि ये जो डेट है, वर्ष है, ये पूछा जा सकता है। कहा जाएगा कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, या इनकी रचना दूसरा सप्तक में कब प्रकाशित हुई, तो 1951 में। फिर कुछ कविताएं कब हुई, तो 1959 में। तो इस तरह के प्रश्न। एकमात्र कहानी संग्रह क्या है इनका? प्लॉट का मोर्चा। क्या नाम है? प्लॉट का मोर्चा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? एक और इकलौता जो कह सकते हैं, एकमात्र। क्या नाम है? दो आब। दो आब है ना, दो आब। ये जो है इनकी आलोचनात्मक कृति है। आलोचनात्मक कृति का मतलब है कि आलोचना करना। आलोचना मतलब समझ रहे हैं किसी चीज पर अच्छा बुरा कमेंट करना। जैसे कोई एक कविता थी, आपने पढ़ी उस कविता को, तो कविता के पढ़ने के बाद आपने उसमें क्या देखा, क्या समझा, क्या कमी थी, क्या वह हमारे लिए आज के समय में प्रासंगिक है, नहीं है। तो इस तरह की चीजें इसको कहते हैं आलोचना करना। अच्छा है तो अच्छा कहेंगे, बुरा है तो बुरा कहेंगे, या कमी जो रहेगी वो। तो ये आलोचनात्मक कृति है। क्या नाम है उनका? दोआब। ध्यान रखिएगा, एक आलोचनात्मक कृति जिसका नाम दोआब है, एक कहानी संग्रह जिसका नाम क्या था, क्या बताया था मैंने अभी? प्लॉट का मोर्चा। क्या बताया? प्लॉट का मोर्चा। ये दो चीजें हैं। उसके अलावे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब? 1977 में, 1977। किस साहित्य अकादमी पुरस्कार? ये आपको पता होगा, आप सभी लोग इसमें पारंगत हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, किसमें दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 8वीं अनुसूची में जो विषय हैं, उन विषयों में, उन भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना जो होती है, अलग अलग भाषाओं में जो सर्वश्रेष्ठ रचना होगी उसे दिया जाता है साहित्य अकादमी। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार भी होता है, इसके विषय में भी आपको पता होगा। तो ज्ञानपीठ सभी भाषाओं को मिलाकर सर्वश्रेष्ठ रचना को दी जाती है। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1977 को। किस कविता संग्रह पर? चुका भी नहीं हूं मैं। अब यहीं से एक और प्रश्न हो सकता है कि अच्छा 1970 में तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, लेकिन चुका भी नहीं हूं मैं की रचना का प्रकाशन कब हुआ? तो देखिए मैंने लिख दिया 1975, 1975 में। क्या प्रश्न बन गए कि नहीं बन गए? दो प्रश्न बन गए ना यहां से, कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किनके ऊपर मिला? चुका भी नहीं हूं मैं। कब मिला? 1970 में। इनका प्रकाशन कब हुआ था? 1975, 1975 में, है ना। और कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्लियर है? इतनी सी बात है। अब एक अन्य प्रश्न हो सकता है, पूछा जा सकता है, पूछा ही जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह किस कवि के समकालीन थे? कौन से कवि इनके समकालीन थे? तो यहां दो नाम आते हैं, अज्ञेय और नागार्जुन। अज्ञेय का इसलिए आपको पता ही होगा, अज्ञेय जो ताड़ सप्तक के संस्थापक हैं, रचनाकार हैं, उनका निर्माण किया है, तो अज्ञेय और नागार्जुन इनके समकालीन थे। अब एक महान आलोचक इनके बारे में लिखते हैं, अरुण कमल। अरुण कमल महान आलोचक थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे। इनकी भी जो रचना है आपके पाठ्य पुस्तक में है, आप चेक कीजिएगा, एक बार देखिएगा। इन्होंने लिखा है कि शमशेर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे, इनकी कविताओं को जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा, शुरू में लगेगा कि क्या लिख रहे हैं। नहीं होता है ना कभी
कि यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं जा रहा है कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे पढ़ा क्या रहे हैं सर। तो वही सर, इनकी जो कविताएं, इनकी कविताएं धीरे धीरे असर करती है। जब उसकी गहराई को आप जानेंगे, गहराई को पकड़ेंगे, अर्थ को समझेंगे, शब्द बिंब को पकड़ेंगे, तो तब आपको समझ में जाएगा। और कहता शमशेर जैसे कवियों का कोई स्कूल नहीं है, मतलब कोई विद्यालय नहीं, उन्होंने कहीं से सीखा नहीं, परंपरा रीति रिवाजों के अनुसार नहीं चले, उनके जो मन में आया वो करते गए। कोई पंथ प्रतिमा नहीं बनती, इनकी कोई पंथ प्रतिमा नहीं बनती। एक अच्छा शमशेर बहादुर सिंह जी थे। फिर कहता उन नदियों की तरह होते हैं जो चुपचाप पूरी घाटी को जरखेज करती चलती हैं, लेकिन उस पर कोई पुल नहीं बनता। इनके विषय में अरुण कमल जी कहते हैं, बताते हैं। तो ये कुछ चीजें रही जो महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सोचा, और ढेर सारी बातें किताबों में लिखी हुई हैं, उसे आप एक बार देखिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसके विषय में मैंने आज इस रचनाकार परिचय में की। अब रचनाकार परिचय के साथ ही हम लोग बढ़ेंगे आगे, कहां, तो पाठ की तरफ। आखिर पाठ क्या है, ये किस विषय में बात करते हैं। मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि हम सभी लोग सुबह उठते होंगे, है ना। आपने सुना भी होगा कि किसान के बारे में एक कविता थी कि चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। तो हर व्यक्ति जो आज सफल है उनके बारे में आप जानिए और समझिए, वो कहीं ना कहीं समय को महत्व दिए हैं। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में जरूर सुना होगा, उसने एक बहुत ही अच्छी पंक्ति कही है कि समय मुट्ठी में बंद उस रेत की तरह है जो क्षण प्रतिक्षण रिश्ता रहता है। अर्थात समय जो है वो धीरे 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 घटता रहता है, और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आपके पास समय नहीं होगा। आप कहते हैं क्या है कि आप सोचते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन आपने दोहा भी सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये जो पंक्तियां हैं कहीं ना कहीं हमारे ही जीवन से संबंधित है। तो ये जो नव है उसको देखने का मौका कब मिल सकता है, उषा का जादू देखने को कब मिल सकता है, जब आप सूर्योदय से पहले उठेंगे। सूर्योदय से पहले उठने के लिए, उठने के बाद आप क्या क्या देख सकते हैं। देखिए, कहता है कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। ये जो नभ है, मान लीजिए ये आकाश है, ये कैसा है, नीला है ना। तो ये जो नीला प्रात नभ आसमान है, ये क्या है, आसमान है ना। और ये आसमान कैसा है, नीला, और नीला शंख, शंख व्हाइट भी होता है, उजली भी होती है, लेकिन यहां जो चर्चा की गई है शंख के, कैसे शंख की चर्चा की गई है, नीले शंख की। शंख वैसे एक तरह से पवित्र वस्तु है, स्वच्छ है। जब आप देखते होंगे आपके घरों में पूजा पाठ होता होगा, कोई अधिष्ठान होता होगा, तो अनुष्ठान होता होगा, तो उसमें आप देखते होंगे शंख का प्रयोग बजाया जाता है, मंगल ध्वनि होती है, तो शंख को पवित्र माना जाता है। तो यहाँ कवि ने कहा है कि प्रात नभ, सुबह का आसमान क्या था, नीला था। सुबह का आसमान क्या था, नीला। पूरा देख रहे हैं, ये चित्र के माध्यम से आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। समझ लीजिए कि ये आसमान है, क्या है ये, आसमान। और ये कैसा है, नीला है। किस तरह से है, तो कैसे बताया, इस आसमान को कैसा बताया, शंख के समान। कैसा बताया, शंख के समान। और शंख जो होता है पवित्र होता है, स्वच्छ होता है। देखने में भी आपको लग रहा होगा कि आसमान कहीं ना कहीं पवित्र और स्वच्छ है। यदि इसमें हम एक बिंदा लगा देते तो दाग लग जाएगी, है ना, जैसे। तो इसलिए कवि ने यहां इसे कैसे, इस आसमान को, नीले आसमान, इस नभ को कैसा बताया, नीला शंख बताया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भोर का नभ, भोर का नभ, ये जो सुबह का नभ है, आकाश है, ये लगता है कि किसी ने इस पे लीपापोती कर दी है, इसे एकदम लीप दिया है। नीपना कहते हैं ना, साधारण गांव घर की भाषा में कहते हैं नीपना, नीप दिया है, तो उसी को कहते हैं लीपा हुआ। ये जो है, ये लगता है प्रात नभ नीपा हुआ। पहले क्या लग रहा था,
कवि को सुबह का नभ कैसा लग रहा था? नीला शंख जैसा। नीला शंख से तुलना क्यों की गई? नीला शंख जो होता है पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। तो उसी प्रकार आसमान को उन्होंने पवित्र, निर्मल और स्वच्छ बताने के लिए क्या किया? नीले शंख का प्रयोग किया। अब ये जो चौका है, मतलब चौका किसको कहते हैं बताइए तो? कोई चौका किसको कहेंगे? शायद इस शब्द से अनभिज्ञ होंगे या कुछ लोग जानते भी होंगे। अनभिज्ञ इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के वर्तमान समय में जो हम लोगों का घर में भोजन बनता है वो आप गैस चूल्हा पर बनता है। वो जो मिट्टी का चूल्हा था वो कहीं ना कहीं अब विलुप्त हो गया। कुछ घरों में अवश्य मिल जाएंगे, लेकिन अधिकांश घरों में अब गैस चूल्हा पर। अब गांव घर में पूछिएगा, अपनी माँ से पूछिए, दादी से पूछिए, जो वो खाना बनाते थे मिट्टी के चूल्हे पर बनाते थे, पूरा नीचे जमीन, और उसको लीपा जाता था। लीपने के बाद सुबह जब उठती थी घर की महिलाएं, औरतें, तो उस जगह को जूठा था, जूठा रहता होगा रात का खाया हुआ, या कोई जीव जंतु आकर बैठ गया तो उसको लीपा जाता था स्वच्छ करने के लिए। तो उसी को कहते हैं चौका। खाना बनाने का, रसोई बनाने का एक जगह चौका। और वो कैसे लिपा हुआ है? राख से। इसकी तुलना, ये भोर नभ की तुलना किससे की गई है? राख से लिपने की। कहता है कि अभी क्या है? गीला पड़ा है, अभी गीला पड़ा हुआ है। फिर आगे बताता है कि बहुत काली सिल जरा से। अब देखिए यहां दूसरा, इसके अलावा एक उपमा तो दी गई उस नभ की, अब फिर से बताता, फिर से एक नया जादू, नई चीज आ गई आपके सामने। क्या? कि बहुत काली सिल। मान लिया जाए ये आपका स्लेट है, आपने घर में स्लेट में तो जब आप लिखे होंगे तो इसमें आप देखते हुए स्लेट खाली है और इसके ऊपर हम कुछ रंग दें तो लगेगा ना स्लेट पर। और किससे कहता है, किससे लिखना है? लाल केसर से। अच्छा, लाल केसर और काली सिल किसका किसके किसके विषय में बताया जा रहा है? तो काली सिल कहता है ये जो आसमान में जब सूर्योदय हो रहा था और नीचे आप देखेंगे काले काले होते हैं और इस पे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लाल लाल रंग का उग रहा होता है, तो इसलिए कहता लाल केसर। और ये लाल केसर का मतलब हो गया सूर्य की किरण। लाल केसर का मतलब हुआ सूर्य की किरण, और काली सिल मतलब अंधेरा। उपमा दी गई है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो, जैसे धुल गई हो। मतलब किसी ने इस काली स्लेट पर लाल केसर से क्या किया है? धो दिया है। ऐसा लग रहा है, ऐसा आसमान लग रहा है कि किसी ने काली सिल पर लाल केसर से धो दिया है। अब देखिए फिर कहता है कि स्लेट पर, स्लेट तो अभी बताया मैंने, क ख ग, जिसपे आपने ABCD लिखना शुरू किया होगा, उस पे किसी ने लाल खड़िया से चौक से किसी ने मल दी हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी ने उसके ऊपर लाल खड़िया से क्या किया है? मल दिया है, घस दिया है ना। अब देखो, अब ये जो 5 पंक्तियां इसको देखते हैं। कहता नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे। नील जल में, नील जल का मतलब क्या बताया गया? नील जल मतलब आसमान। नील जल मतलब आसमान, नील जल मतलब आसमान। और कहता है किसी की गौर झिलमिल दे, और नीले जल में, नीले आसमान में लग रहा है कि किसी की देह हिल रही है। यहां 2 तरह से बिंब को प्रस्तुत करने का कवि ने काम किया है। क्या काम किया है? पहले तो बताया, एक तरह से हम कह सकते हैं कि घर समाज की बात की है। जब देखते होंगे कि औरतें पानी लेने के लिए जाती होंगी नदी के किनारे, तो या आप कभी गए होंगे नदी के किनारे, जाते होंगे, अनुभव कीजिए, थोड़ा फील कीजिए। तो नदी के किनारे जब जाते होंगे तो स्वच्छ नदी में आपका चेहरा या आपका शरीर जो हिलता डुलता प्रतीत होता होगा। तो यहां भी जब सूर्योदय हो रहा होता है तो नील जल में, नील जल का मतलब ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि नील जल किसको कहा गया? तो नील जल मतलब नीला आसमान। और वहां देह जो है, कहता है गौर झिलमिल दे, तो सूर्य की रोशनी, चमकीली रोशनी जब मेघों पर, बादल पर पड़ रहा है तो वह हिल रही होती है। कैसे? गौर देह जैसा। अब क्या हुआ? जब इतना सा हो गया, जब हिलने लगा, गौर देह वहां हिलने लगती है,
तो तब धीरे धीरे सूर्य अपने रूप में आता है, उसमें गर्मी और धूप अपने रूप में आ जाती है। तब क्या होता है, जादू टूट जाता है। किसका जादू? उषा का। उषा का जादू टूटता है क्यों उषा का जादू क्यों टूट गया? क्योंकि सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसके विषय में ये चीज। इसमें देखिए किस प्रकार से सूर्योदय का वर्णन किया गया है, सूर्योदय किस प्रकार हो रहा है ना। इसको देखिए यहाँ काली सील है, ठीक है। काली सील पर किसी ने अब धीरे धीरे जब प्रकाश आएगा, देखिए यहाँ लाल केसर का जो चर्चा किया गया है ना, लाल केसर का चर्चा किया गया। पूरा का पूरा आसमान धीरे धीरे लाल होते जाता है, बढ़ते जाता है। अब जो वो गौर देह जो हिल रही थी उसका भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ लग रहा है ना, यहाँ इस जगह कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कुछ हिल रहा है। यहाँ देखिए यहाँ कुछ ना कुछ हिलता डुलता प्रतीत हो रहा है। इसी को हम कहते हैं उषा का जादू। उषा का जादू इस प्रकार से छाता है, हमारे मन को लोभित करता है। देखिए कितने अच्छे से उषा का जादू फैल रहा है। और अचानक से जब सूर्योदय होता है, गर्मी बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है, तो उषा का जादू टूट जाता है। यही तो था, यही थी कविता, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। एक बार इसके विषय में और पढ़िएगा। इसके विषय में और थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हम लोग जान लेते हैं कि यह कविता, उषा कविता किनके द्वारा लिखी गई है? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। और इस कविता में क्या है, तो सूर्योदय से पहले, सूर्य उदित नहीं हुआ होता, उससे पहले का वर्णन है ना। आकाश में होने वाले, सूर्योदय से पहले जो आकाश में परिवर्तन होते हैं उसका सुंदर शब्दों में, बिंब में, अलग अलग बिंब 3 प्रकार के होते हैं, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे आगे, उनका वर्णन हुआ। कवि ने नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग भी किया है। अब कवि कहते हैं, देखिए कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन अर्थात सुबह सूर्योदय से पहले के समय का आकाश बहुत क्या है, गहरा नीला दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने अभी नीला आपको दिखाया। जो कवि को किसी नीले शंख के समान, नीला आकाश किसके समान? नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा है। कहने का आशय है कि कभी सूर्योदय से पहले का आकाश किसी नीले शंख के समान पवित्र व सुंदर दिखाई दे रहा है। किसे? कवि को। लेकिन कवि को दिखाई दे रहा है, जब आप देखना चाहेंगे तो भी दिखेगा। अब देखिए आगे, धीरे धीरे सुबह का आसमान कवि को ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने राख से क्या हो, चौका लीपा हो। चौका का मतलब स्पष्ट है, आपको पता होगा। आसमान धीरे धीरे गहरे नीले से राख के रंग में, अब गहरे नीले से क्या हुआ, राख के रंग, क्योंकि वो चौका लीपा गया था ना, तो अब राख के रंग में है। और कैसा, गहरा स्लेटी हो गया है। स्लेटी मतलब स्लेट की तरह, काली काली, है ना। और प्रातः काल में ओस की नमी होती थी, इसलिए गीला बताया गया। ओस की नमी होने के कारण चौका से उसकी उपमा दी गई है ना। चौका जिस प्रकार, चौका को लिपने के बाद क्या होता, गीला रह जाता, तो उसी प्रकार आसमान भी गीला नजर आता है। कैसे? क्योंकि ओस की वहां बूंदे होती है, ओस के कण होते हैं, जिसके कारण नमी होती है। तो गीले चौके में नमी होती है, तो नीले नभ को गीला बताया गया है। साथ ही प्रातःकालीन वातावरण की नमी ने सुबह के वातावरण को किसी शंख की भांति और सुंदर, निर्मल, पवित्र बना दिया है। किसने? प्रातःकालीन वातावरण की नमी ने सुबह के वातावरण को किसी शंख की भांति सुंदर और निर्मल व पवित्र बना दिया है। इसके अलावा ये जो पंक्तियां थी इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या बताया कि नीले आकाश में क्या हुआ, लग रहा था जब धीरे धीरे सूर्य उदित हो रहा था तो नीले आकाश में लग रहा था किसी की गौर झिलमिल देह जो है हिल रही है, हिलती हुई प्रतीत हो रही है। जो कहा जा सकता है कि प्रकृति अपना निरंतर गतिमान रूप से अपने रूप को बदल रही है, परिवर्तित कर रही है। लेकिन जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्य उदित हो जाता है, पूरे ऊपर आ जाता है, क्षितिज से ज्यादा ऊंचाई पर आ जाता है, तो उषा का जादू क्या होता है, टूट जाता है। इस प्रकार क्या होता है, सूर्योदय हो जाता है और उषा का जादू जो है वो टूट जाता है। ये था हमारा पाठ। इसको आप लोग एक बार और अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। जब आप ठीक से समझ जाएंगे तो आप इसके प्रश्नोत्तर जरूर बना लेंगे। मुझे आशा है
कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी प्रश्नोत्तर जो है बना सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं। इसके अलावा YouTube और Facebook उन्नयन बिहार पेज पर कई सारे वीडियो उपलब्ध हैं आपके ही कक्षा के, उसमें आप उन वीडियो को देखिए, समझिए, क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। आगे आने वाले समय में ये वीडियो अवश्य काम देगा। तो मुझे आशा है कि आप जरूर कहीं ना कहीं समझ गए होंगे इस चीज़ को। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। धन्यवाद।